Hello my dear students. Today we will proceed to our chapter 11, that is theory of supply, and in this video I will explain you what is price elasticity of supply. Price elasticity of demand आप कर चुकी हो. Price elasticity of demand हमें क्या बताता था कि प्राइस में चेंज होने के कारण हमारे डिमांड में कितने परसेंट चेंज हो रहा है. दैट विल बी explained by the price elasticity of demand. एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है कि हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में कितने परसेंट चेंज आया, और ये चेंज किस कारण से होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस. तो इनका जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. क्लियर. लाइक मैं कहूं हमारी इलास्टिसिटी आई 2.1. इट मीन्स क्या है कि 1% चेंज होने के कारण प्राइस में हमारी सप्लाई में कितने परसेंट चेंज आया, 2.1%. तो ये हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से पता लगता है. जो क्वांटिटी में चेंज बताता है ये हमें. क्लियर. जो सप्लाई कर था वो सिर्फ इतना बता रहा था दैट वेदर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन. मीन्स ये बता रहा था कि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रही है. बट कितना चेंज हो रहा है वो हमें किससे पता लगता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से. इट मीन्स इट टेल्स हाउ मच चेंज. ये हमें परसेंटेज चेंज बताता है कितने परसेंट चेंज आया हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में. तो क्वांटिटी जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसकी भी हमारी कुछ डिग्रीज है, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की थी हमारी, लाइकवाइज है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सपोज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 है. इसका मीनिंग क्या होता है कि जितना चेंज प्राइस में हो रहा है और उतना ही चेंज हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में होता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1. अभी बताया ना मैंने 2.1 था, तो इट मीन्स 1% प्राइस में चेंज और 2.1% सप्लाई में. लेकिन 1 का मतलब क्या, 1 ही सप्लाई में चेंज और 1% ही प्राइस में चेंज. तभी तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल आएगी, 1 के. तो ये कर्व स्टार्ट होता है हमारा ओरिजिन से, जो कि क्या बता रहा है, जितने परसेंट प्राइस में चेंज आया उतना ही हमारा सप्लाई में चेंज आ रहा है. क्लियर. तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसको शो कर रहा है, हमारा 1 को कर रहा है. क्लियर. और एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं सप्लाई को और वाई पर किसको लेते हैं, प्राइस को, कि प्राइस में इतना चेंज और इतना ही सप्लाई में हुआ है. अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या है कि हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज आ रहा है और प्राइस में कम आ रहा है. लाइक मैं कहूं 2 चेंज आया, 2% चेंज सप्लाई में और 1% चेंज आया हमारा प्राइस में, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आएगी, 2 आएगी. तो 1 से ज्यादा चेंज, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1. इट मीन्स क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज होता है अदर देन चेंज इन प्राइस. तो ये कर्व स्टार्ट होता है हमारा वाई एक्सिस से. स्लोप अपवर्ड ही होता है ये हमारा. तो देखो आप देख सकते हो प्राइस में सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है हमारा, लेकिन प्राइस से ज्यादा चेंज किस में हुआ है, हमारा सप्लाई में. तो ये हमारा कौन सा कर्व है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, जो कि क्या शो कर रहा है, सप्लाई में ज्यादा चेंज है और प्राइस में कम चेंज है. क्लियर. लाइकवाइज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 है. लेस देन 1 का मीनिंग क्या होगा, अब आप समझ सकते हो खुद से ही कि सप्लाइड में तो परसेंटेज चेंज कम हो और प्राइसेस में ज्यादा हो, वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा, लेस देन 1. लाइक मैं कहूं प्राइस में तो 1% चेंज आया और मेरी सप्लाई में सिर्फ कितने परसेंट चेंज आया, 0.8. तो 0.8 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, सप्लाई में तो सिर्फ इतना ही चेंज आया, प्राइस में 1% आया था. तो ये कर्व हमारा स्टार्ट होता है एक्स एक्सिस से. ये शो कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 को. तो देखो आप देख पा रहे हो प्राइस में सिर्फ इतना ही चेंज आया, इतना ज्यादा आया ना, और सप्लाई में हमारा कम आ रहा है. तो जब सप्लाई में परसेंटेज चेंज कम हो रहा है अदर देन चेंज इन प्राइस, तो वो क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1. क्लियर. और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0 कब होती है, और 0 का मीनिंग मैंने पहले ही बता रखा है. लाइकवाइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के इक्वल का मीनिंग क्या था, मीन्स नो चेंज इन
सप्लाई, प्राइस का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता अगर हमारी सप्लाई पे, प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम होए तो उसका इफेक्ट सप्लाई पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लाइक प्रोड्यूसर 100 यूनिट सप्लाई करे, चाहे प्राइस उस यूनिट का 10 हो, चाहे 10 से 12 हो जाए, चाहे 10 से 8 हो जाए, लेकिन वो अपनी सप्लाई को उतना ही रखते हैं। तो उस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी हमारी, इक्वल टू 0। ये हमारी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी, क्योंकि देखो ये बता रहा है, क्योंकि बताया आपको यहाँ पर हमारी सप्लाई आती है और यहाँ पर हमारा प्राइस आता है। क्लियर? तो इट मीन्स प्राइस चाहे मेरा इतना है तभी भी मेरी सप्लाई इतनी क्वांटिटी हो रही है, प्राइस चाहे कम हो गया तभी भी सप्लाई इतनी है, प्राइस चाहे बढ़ गया तभी भी सप्लाई इतनी है। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो सप्लाई कर्व होता है वो किस चीज को इंडिकेट करता है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्लियर? और लाइकवाइज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफाइनाइट भी होती है, मीन्स एग्जिस्टिंग प्राइस पर इनफाइनाइट सप्लाई हो, वो हॉरिजेंटल होता है हमारा। मीन्स जितना भी एग्जिस्टिंग प्राइस है, इस प्राइस पर जितनी भी सप्लाई करने के लिए वो रेडी है। तो इनफाइनाइट सप्लाई कर्व हमारा क्या कहलाता है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व। हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन सप्लाई किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, इनफाइनाइट को। क्लियर? कि एग्जिस्टिंग प्राइस पर सप्लायर जो है, प्रोड्यूसर है, वो रेडी है कितनी भी सप्लाई करवा लो उससे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को? तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स। क्लियर? लाइक मैं एग्जांपल दूं आपको टाइम पीरियड का। मीन्स जितना ज्यादा लंबा टाइम होगा हमारे पास, अब इलास्टिसिटी का मीनिंग ये आपको बता रखा है मैंने पहले भी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी, कि किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को कब हम मोर इलास्टिक कहेंगे और कब इन इलास्टिक कहेंगे। इलास्टिक का मतलब होता है कि जितना चाहो चेंज कर लो, इलास्टिक जितना खींच लो, है ना। तो इलास्टिक का मीनिंग यहाँ पर क्या है, जितना चाहो आप चेंज कर सकते हो। इन इलास्टिक मतलब सप्लाई पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ज्यादा टाइम है तो इलास्टिसिटी भी क्या होगी उसकी, मोर इलास्टिक होगी। लेकिन हमारे पास अगर कम टाइम है तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस होगी। क्लियर? तो जितना ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड होगा हमारे पास उस प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इन इलास्टिक। शॉर्ट टाइम पीरियड में तो हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते ना, तो इसलिए शॉर्ट टाइम पीरियड में इलास्टिसिटी क्या होती है हमारी, इन इलास्टिक। क्लियर? लाइकवाइज नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करें हम, मीन्स किस गुड्स की सप्लाई हम करते हैं। अगर मान लो मेरा काम है ड्यूरेबल गुड्स में डील करना। अब ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, ऐसी गुड्स जो कि लंबे टाइम पीरियड के लिए चलती है। लाइक इस बोर्ड की बात करें हम। क्लियर? और फर्नीचर की बात करें, ये सब कौन सी गुड्स है हमारी, ड्यूरेबल गुड्स है। एक बार परचेज कर ली, लंबे टाइम के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे गुड्स की सप्लाई जो होती है वो हमारी कैसी रहती है, ज्यादा इलास्टिक होती है, क्योंकि हम काफी सारा प्रोडक्शन करके रखते हैं। तो अगर एकदम मार्केट में डिमांड बढ़ भी जाती है या प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स होती है ना, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इन इलास्टिक होती है। इनका जब चाहो आप प्रोडक्शन मन मर्जी से बढ़ा नहीं सकते। क्लियर? तो पेरिशेबल गुड्स की हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, इन इलास्टिक। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इनपुट यूज। जो भी आप इनपुट यूज कर रहे हो, इनपुट का मीनिंग समझते हो ना, रॉ मेटीरियल्स एक तरीके से। ठीक है? तो अगर आप जिस भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए जो भी इनपुट चाहिए आपको, अगर वो कॉमनली अवेलेबल रहता है, जब चाहिए आपको मिल जाएगा, तो जब चाहिए मिल जाएगा, तो जब चाहे आप सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो। तो कैसी होगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मोर इलास्टिक।
लेकिन अगर आप ऐसा इनपुट यूज करते हो अपने प्रोडक्शन में जिसकी सप्लाई पूरे 12 मंथ्स हमें नहीं मिलती, कुछ ही मतलब 3 to 4 मंथ्स ही हमें वो अवेलेबल रहती है, तो इट मीन्स प्रोडक्शन भी उसका हम वही 3-4 मंथ्स में कर सकते हैं ना। आगे पीछे अगर हम चाहेंगे प्रोडक्शन को बढ़ाना, आप बढ़ा नहीं पाओगे, तो ऐसी गुड्स में इलास्टिसिटी क्या रहेगी हमारी, इनइलास्टिक रहेगी। क्लियर। तो ये थे हमारे टाइम जितने भी फैक्टर्स है। लाइक एक और फैक्टर्स की बात कर सकते हैं हम, रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब यहाँ पे है एंटरप्रेन्योर की रिस्क टेकिंग से, मीन्स एंटरप्रेन्योर अगर रिस्क लेते हैं किसके रिगार्डिंग, क्योंकि देखो अगर हम कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा के इतना ज्यादा प्रोड्यूस करके रखते हैं गुड्स को, तो एक रिस्क तो रहता ही है ना कि वो सेल होगा या नहीं होगा। तो अगर ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि रिस्क टेकर है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करके रख लेते हैं, तो वो उनकी सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो रिस्क टेकर बिल्कुल भी नहीं होते, उन्हें रिस्क लेना बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे जैसे डिमांड होती है अकॉर्डिंगली वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि अब कम रिस्क टेकर है, ठीक है, उन्होंने प्रोडक्शन बहुत कम कर रखा है, प्रोडक्शन कम कर रखा है, तो एकदम से डिमांड बढ़ेगी, वो सप्लाई थोड़ी कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे एंटरप्रेन्योर की इलास्टिसिटी क्या होती है हमारी, लेस इलास्टिक। क्लियर। So that is about factors affecting elasticity of supply. So इसी वीडियो के साथ हमारा चैप्टर 11th कंप्लीट होता है। Tomorrow we will meet with new chapter 12th, forms of market.